आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जो पिछले 80 से ज्यादा सालों से लोगों की जिंदगी बदल रही है। एक ऐसी बुक जो सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं, बल्कि सोचने के तरीके के बारे में है। एक ऐसी बुक जो कहती है कि अगर आप सही तरह से सोचना सीख जाओ, तो दुनिया की कोई भी दौलत आपकी पहुंच से बाहर नहीं। ये बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, रिटन बाय नेपोलियन हिल, ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1937, और आज भी ये दुनिया की बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक है। नेपोलियन हिल ने ये बुक लिखने के लिए 20 से ज्यादा साल लगाए। उन्होंने 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू किया, जिसमें एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एब्राहम लिंकन जैसी हस्तियां शामिल हैं। और उन सब के अंदर एक कॉमन पैटर्न ढूंढा, एक सीक्रेट जो उन्हें ऑर्डिनरी लोगों से अलग बनाता था। तो आज द रीडर्स बुक आपको वो पूरा सफर करवाने वाला है। नेपोलियन हिल के हर एक प्रिंसिपल को एक एक करके इतने डेप्थ में समझाएंगे कि आप ये वीडियो खत्म होने के बाद एक अलग इंसान फील करेंगे। तो बिना देरी के चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। दोस्तों, नेपोलियन हिल की इस बुक का पहला और सबसे बुनियादी प्रिंसिपल है डिजायर, यानी इच्छा। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। नेपोलियन हिल जब डिजायर की बात करते हैं तो वो कोई आम ख्वाहिश की बात नहीं कर रहे। वो उस बर्निंग डिजायर की बात कर रहे हैं। वो आग जो अंदर से जलती है, वो जुनून जो आपको रात को जगाए रखता है, वो एक ही चीज जिसके बारे में आप सुबह उठ के सोचते हो और रात को सोने से पहले भी। ज्यादातर लोग कहते हैं, हाँ मुझे भी पैसा चाहिए, हाँ मुझे भी सक्सेस चाहिए, लेकिन ये एक वीक विश है, एक डिजायर नहीं। विश और डिजायर में बहुत बड़ा फर्क है। विश वो होती है जो आप तब करते हो जब सितारे देखते हो या बर्थडे केक पर मोमबत्ती बुझाते हो। डिजायर वो होती है जब आप किसी चीज को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हो, जब फेलियर का डर आपको रोक नहीं सकता, जब लोग नहीं हो सकता बोले तो भी आप खड़े रहते हो। नेपोलियन हिल एक बहुत पावरफुल स्टोरी शेयर करते हैं, एक ऐसी औरत की जो अपने बेटे को डॉक्टर के कह देने के बावजूद कि वो कभी बोल नहीं पाएगा, अपने बच्चे को बोलना सिखाती है, क्योंकि उसकी डिजायर इतनी स्ट्रांग थी कि उसने रियलिटी को भी बदल दिया। और फिर वो बात करते हैं एडविन बार्न्स की, जो एक आम आदमी था, जिसके पास ना पैसा था, ना कनेक्शंस, ना एक्सपीरियंस, लेकिन उस इंसान के अंदर एक बर्निंग डिजायर थी, थॉमस एडिसन के साथ काम करना। और वो डायरेक्टली एडिसन के ऑफिस पहुंचा और बोल दिया, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। एडिसन ने उसे एक छोटा सा काम दिया। बार्न्स ने वो काम इस कदर लगन से किया कि एक दिन वो एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। तो नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस की शुरुआत होती है एक स्पेसिफिक डिजायर से, और वो डिजायर 6 स्टेप्स के थ्रू रियलिटी में बदली जा सकती है। पहली बात, आप एग्जैक्टली डिसाइड करो कि आपको कितना पैसा चाहिए, बहुत सारा नहीं, एग्जैक्ट नंबर। दूसरी बात, डिसाइड करो कि आप उसके बदले में क्या दोगे, क्योंकि कुछ भी फ्री नहीं मिलता दुनिया में। तीसरी बात, एक डेफिनेट डेट तय करो जब तक आप ये अचीव करोगे। चौथी बात, एक क्लियर प्लान बनाओ और उसे इमीडिएटली एग्जीक्यूट करना शुरू करो, चाहे आप रेडी फील ना करो। पांचवी बात, ये सब एक क्लियर स्टेटमेंट में लिखकर रोज सुबह और रात पढ़ो। छठवीं बात, जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ो तो खुद को ऑलरेडी उस पोजीशन में फील करो जैसे ये हो चुका है। ये सब सुनने में शायद सिंपल लगे, लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल काम करता है। जब आप अपने माइंड को बार बार एक चीज की तरफ डायरेक्ट करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है जिससे वो चीज पॉसिबल हो सके। नेपोलियन हिल एक और इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फेलियर इज द हैबिट ऑफ क्विटिंग व्हेन वन इज ओवरटेकन बाय टेम्पररी डिफीट। ज्यादातर लोग जब पहली बार फेल होते हैं तो वो मान लेते हैं कि उनमें काबिलियत नहीं है, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं डिफीट टेम्पररी होती है, लेकिन अगर आपने हार मान ली तो वो परमानेंट हो जाती है। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल वो देते हैं गोल्ड माइनिंग का। एक आदमी ने जमीन खोदी, सोचा यहां सोना है। थोड़ी खुदाई के बाद कुछ नहीं मिला, उसने काम बंद कर दिया और मशीनरी बेच दी। जिस आदमी ने वो मशीनरी खरीदी, उसने एक इंजीनियर से पूछा। इंजीनियर ने कहा, ठीक 3 फीट और खोदो,
और वहां सोना था। वो पहला आदमी 3 फीट की दूरी पर हार गया था। ये कहानी सिर्फ मेटाफोरिकल नहीं है, ये रियल जिंदगियों में होता है। लोग अपनी ड्रीम जॉब से एक इंटरव्यू पहले हाथ खींच लेते हैं। लोग अपना बिजनेस एक ब्रेक थ्रू से पहले बंद कर देते हैं। लोग एक रिलेशनशिप में एक सीरियस कॉन्वर्सेशन से पहले चले जाते हैं। इसलिए नेपोलियन हिल कहते हैं, डिजायर इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि वो आपको तब भी चलाते रहे जब सब रास्ते बंद लगते हों। पार्ट 2, फेथ यानी विश्वास। अब हम आते हैं दूसरे प्रिंसिपल पर, और ये शायद पूरी बुक का सबसे प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट है, फेथ यानी विश्वास। लेकिन दोस्तों, यहां एक चीज क्लियरली समझना जरूरी है। नेपोलियन हिल किसी धार्मिक या स्पिरिचुअल फेथ की बात नहीं कर रहे। वो बात कर रहे हैं सेल्फ बिलीफ की, अपने आप पर, अपने गोल्स पर और अपनी एबिलिटीज पर अनवेवरिंग ट्रस्ट। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच मे बी इंड्यूस्ड और क्रिएटेड बाय एफर्मेशन और रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस टू द सबकॉन्शियस माइंड। यानी फेथ कोई चीज नहीं है जो आपके अंदर या तो होती है या नहीं होती है। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जो आप डेवलप कर सकते हो, डिलिबरेटली, कॉन्शियसली, रिपीट करके। इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? इसका मतलब ये है कि अगर आप रोज अपने आप को ये बताते हो कि मैं केपेबल हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं इस गोल को अचीव करूंगा, तो एक वक्त आता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बिलीव करने लगता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करता है, तब बिहेवियर बदलता है, डिसीजंस बदलते हैं और रिजल्ट्स बदलते हैं। और इसका ऑपोजिट भी सच है। अगर आप रोज ये सोचते हो कि मैं नाकाम हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं दूसरों जितना केपेबल नहीं हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो भी बिलीव कर लेता है और फिर आप खुद अपनी फेलियर के आर्किटेक्ट बन जाते हो। यही वो चीज है जिसे नेपोलियन हिल सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। आप जो सोचते हो वो होता है, इसलिए सोचने का डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। उन्होंने एक बहुत पावरफुल टेक्निक बताई है जिसे ऑटो सजेशन कहते हैं, यानी अपने आप को सजेशंस देना। रोज सुबह एक स्पेसिफिक टाइम पर एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट अपने आप को कहना, जोर से, फीलिंग के साथ, जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुका हो। दोस्तों, ये सिर्फ मोटिवेशनल टॉक नहीं है, न्यूरोसाइंस भी यही कहती है। जब हम कोई चीज इमेजिन करते हैं विद इमोशन, तो ब्रेन में वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होती हैं जो तब एक्टिवेट होती हैं जब हम वो चीज एक्चुअली कर रहे होते हैं। यही वो रीजन है कि टॉप एथलीट्स विजुअलाइजेशन यूज करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." जिस चीज को आप क्लियरली सोच सको और जेन्युइनली बिलीव करो कि ये पॉसिबल है, वो अचीव हो सकती है। कंडीशन सिर्फ ये है कि डिजायर स्ट्रांग होनी चाहिए और फेथ रियल होनी चाहिए, प्रिटेंड में ही, जेन्युइन। ऑटो सजेशन यानी खुद को सजेस्ट करना। तीसरा प्रिंसिपल है ऑटो सजेशन, और ये सीधा कनेक्ट होता है फेथ के साथ। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारे पास 3 तरह के दिमाग हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और वो ब्रिज जो दोनों को कनेक्ट करता है, और वो ब्रिज है ऑटो सजेशन। कॉन्शियस माइंड वो है जो आप अभी यूज कर रहे हो ये वीडियो देखते वक्त, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है। वो आपके बिहेवियर्स, हैबिट्स, इमोशंस और अल्टीमेटली आपकी रियलिटी को शेप करता है। प्रॉब्लम यह है कि सबकॉन्शियस माइंड खुद फिल्टर नहीं करता। जो भी आप रिपीटेडली उसे फीड करो, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके गोल्स के लिए काम करे, तो आपको डेलिबरेटली उसे फीड करना होगा, और ये काम होता है ऑटो सजेशन के थ्रू। प्रैक्टिकल स्टेप्स: एक रिटन स्टेटमेंट लिखो, एग्जैक्टली क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए और आप उसके लिए क्या करोगे। रोज सुबह उठ के और रात को सोने से पहले ये स्टेटमेंट जोर से पढ़ो, विद फुल इमोशन, विद विजुअलाइजेशन। ये फील करो कि वो ऑलरेडी हो चुका है। कुछ हफ्ते रेगुलरली करो, आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके थॉट्स, एनर्जी और एक्शंस नेचुरली उस डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज। चौथा प्रिंसिपल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, और ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो बहुत लोगों को सरप्राइज करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जनरल नॉलेज, नो मैटर हाउ ग्रेट इन क्वांटिटी और वैरायटी इट मे बी, इज ऑफ बट लिटिल यूज इन द एक्यूमुलेशन ऑफ मनी। यानी सिर्फ पढ़ा लिखा होना या बहुत सारी बातें जानना सक्सेस गारंटी नहीं करता। दुनिया में बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन ज़्यादा नहीं ली लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल हैं। तो फर्क क्या है? फर्क है स्पेशलाइज्ड नॉलेज में, एक स्पेसिफिक फील्ड में डीप एक्सपर्टीज जो आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सको।
हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत फेमस है। फोर्ड ने फॉर्मल एजुकेशन ज़्यादा नहीं की थी। एक बार कोर्ट में उन्हें इग्नोरेंट कहा गया, तो फोर्ड ने कहा, मेरे पास एक बटन है, मैं उसे दबाता हूं तो मेरे पास ऐसा इंसान आ जाता है जो मेरे हर सवाल का जवाब दे सकता है, तो मुझे खुद क्यों सब कुछ याद रखना चाहिए। यानी फोर्ड का जीनियस ये था कि उन्होंने राइट पीपल को ऑर्गेनाइज करना सीखा था। ये एक मॉडर्न और बहुत रेलेवेंट इंसाइट है। आज के ज़माने में इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं, गूगल पर सब कुछ अवेलेबल है, तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन होना काफ़ी नहीं। जो मैटर करता है वो ये है कि किसी एक फील्ड में इतना डीप जाना कि आप जेन्युइनली वैल्यूएबल बन जाओ। नेपोलियन हिल सजेस्ट करते हैं कि पहले आइडेंटिफाई करो कि आपको कौन सी स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, फिर डिसाइड करो कि आप उसे कहाँ से सीखोगे, फॉर्मल एजुकेशन, बुक्स, मेंटोर्स या एक्सपीरियंस, और फिर उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते रहो। इमेजिनेशन, पांचवा प्रिंसिपल है इमेजिनेशन, और नेपोलियन हिल कहते हैं ये वर्कशॉप ऑफ द माइंड है, यानी दिमाग की वर्कशॉप। वो दो टाइप्स की इमेजिनेशन डिफाइन करते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, जिसमें आप पहले से मौजूद आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स और एक्सपीरियंसेस को नए तरीके से कंबाइन करते हो। ज़्यादातर इन्वेंशंस और इनोवेशंस यही करते हैं, कुछ नई कॉम्बिनेशन बनाना जो पहले नहीं थी। क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ आप लिटरली नए आइडियाज़ क्रिएट करते हो जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। ये वो जगह है जहाँ रियल ब्रेक थ्रूज होते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर कोई जो आज रिच या सक्सेसफुल है, पहले उसने अपनी इमेजिनेशन में वो रियलिटी देखी थी। पहले थॉट आया, फिर वो थॉट एक्शन में बदला, फिर एक्शन रिजल्ट में। ये प्रिंसिपल डायरेक्टली कनेक्टेड है डिज़ायर से। जब आपकी डिज़ायर स्ट्रांग होती है तो इमेजिनेशन नेचुरली उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देती है। आप ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन सोचने लगते हो, अपॉर्चुनिटीज़ देखने लगते हो जो पहले इनविजिबल लगते थे। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या चाहिए, तो अपनी इमेजिनेशन को काम करने दो, सॉल्यूशंस खुद आने लगते हैं। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी सुनियोजित शिक्षा। छठा प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, और यहाँ नेपोलियन हिल एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं जो ज़्यादातर सेल्फ हेल्प बुक्स मिस करती हैं। वो कहते हैं, नो मैन इज एवर विप्ड अनलेस ही क्विट्स इन हिज ओन माइंड। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि सिर्फ डिजायर और फेथ काफी नहीं, आपके पास एक कॉन्क्रीट ऑर्गेनाइज्ड प्लान भी होना चाहिए। और प्लान्स फेल होते हैं, ये एक फैक्ट है। पहला प्लान काम नहीं करता तो दूसरा बनाओ, दूसरा भी फेल हो तो तीसरा, लेकिन प्लानिंग करना बंद मत करो। इस चैप्टर में वो मास्टरमाइंड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाना जिनके साथ आप रेगुलरली इंटरैक्ट करो, जो आपके गोल्स में आपकी हेल्प कर सकें, जिनसे आप सीख सको और इंस्पायर हो सको। आज की लैंग्वेज में हम इसे मास्टरमाइंड ग्रुप या इनर सर्कल कहते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, नो टू माइंड्स एवर कम टुगेदर विदाउट देयरबाय क्रिएटिंग अ थर्ड इनविजिबल इंटैंजिबल फोर्स विच मे बी लाइकन्ड टू अ थर्ड माइंड। यानी जब दो या ज्यादा लोग एक कॉमन पर्पस के लिए साथ काम करते हैं तो एक सिनर्जी क्रिएट होती है जो इंडिविजुअल एफर्ट से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। और प्लानिंग के साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वालिटी चाहिए, लीडरशिप। वो 11 क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट लीडर डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें अनवेवरिंग करेज, सेल्फ कंट्रोल, डेफिनेटनेस ऑफ डिसीजन, डेफिनेटनेस ऑफ प्लान्स, ग्रेट वर्क हैबिट, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, सिंपैथी और अंडरस्टैंडिंग एंड मास्टरी ऑफ डिटेल शामिल हैं। डिसीजन यानी निर्णय लेने की शक्ति। सातवां प्रिंसिपल, और ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो सरप्राइजिंगली सिंपल लगता है लेकिन प्रैक्टिकली बहुत पावरफुल है, वो है डिसीजन। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि सक्सेसफुल लोगों की एक कॉमन ट्रेट थी, वो डिसीजंस क्विकली लेते थे और उन्हें स्लोली चेंज करते थे, जबकि अनसक्सेसफुल लोगों में ऑपोजिट पैटर्न था, वो डिसीजन स्लोली लेते थे और उन्हें जल्दी बदल देते थे। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनडिसीजन यानी निर्णय न ले पाना एक फॉर्म ऑफ फियर है, और जब आप एक डिसीजन ले नहीं पाते तो आप एक्चुअली किसी दूसरे की सोच को अपने ऊपर हावी होने देते हो। आप ओपिनियंस कलेक्ट करते रहते हो, कंफ्यूज रहते हो और एक्शन लेना पोस्टपोन करते रहते हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, टेल द वर्ल्ड व्हाट यू इंटेंड टू डू बट फर्स्ट शो इट। यानी वर्ड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एक्शंस। डिसीजन लो और फिर प्रूव करो। एक इंपॉर्टेंट टिप वो देते हैं, अपने डिसीजंस पब्लिकली अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली अर्ली स्टेज में, क्योंकि अगर आप अपने प्लान्स सबको बता देते हो तो नेसेयर्स यानी वो लोग जो हर चीज में नेगेटिव देखते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन कर देंगे। साइलेंटली वर्क करो, लाउडली सक्सीड करो। परसिस्टेंस यानी दृढ़ निश्चय या लगना। आठवां और इस बुक के सबसे इंपैक्टफुल प्रिंसिपल्स में से एक परसिस्टेंस यानी दृढ़ निश्चय या लगना।
नेपोलियन हिल कहते हैं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर परसिस्टेंस। और ये सच में एक ऐसे प्रिंसिपल है जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को बाकी सबसे अलग करता है। वो कहते हैं कि परसिस्टेंस एक हैबिट है और इसे डेवलप किया जा सकता है। ये टैलेंट पर डिपेंड नहीं करता, इंटेलिजेंस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, एक क्लियर प्लान, एक मास्टरमाइंड ग्रुप और स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। एक फेमस एग्जाम्पल वो देते हैं, थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले 10,000 बार फेल किया। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, आपको इतनी बार फेल होने पर कैसा लगता है? एडिसन ने जवाब दिया, मैंने फेल नहीं किया, मैंने 10,000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट, फेलियर को डेटा की तरह ट्रीट करना, ना कि डिफीट की तरह, यही परसिस्टेंस का असल राज है। नेपोलियन हिल एक परसिस्टेंस टेस्ट भी देते हैं। अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछो, क्या मैं क्लियरली जानता हूं कि मुझे क्या चाहिए? क्या मेरे पास उस चीज को पाने का एक रिटन प्लान है? क्या मेरी डिजायर इतनी स्ट्रांग है कि मैं टेम्पररी डिफीट के बावजूद काम करता रहूंगा? क्या मेरे पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप है जो मुझे सपोर्ट करे? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो परसिस्टेंस आएगी, अगर नहीं तो पहले इन फाउंडेशंस पर काम करो। पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। नौवां प्रिंसिपल है द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, जो हमने ब्रीफली पार्ट 6 में मेंशन किया था। अब इसे डीपर समझते हैं। नेपोलियन हिल की डेफिनेशन है द कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एफर्ट ऑफ 2 और मोर पीपल हु वर्क टुवर्ड अ डेफिनेट पर्पस इन द स्पिरिट ऑफ हार्मनी। दोस्तों, कोई भी ग्रेट अचीवमेंट अकेले नहीं होती। हेनरी फोर्ड के पास एडिसन था, एंड्रयू कार्नेगी के पास एक पूरा मास्टरमाइंड ग्रुप था, स्टीव जॉब्स के पास स्टीव वॉजनियाक और लेटर बहुत सारे ब्रिलियंट माइंड्स थे। ये प्रिंसिपल इसलिए काम करता है क्योंकि जब मल्टीपल माइंड्स एक कॉमन गोल पर फोकस्ड होते हैं, इकोनॉमिक पावर, स्पिरिचुअल पावर और कलेक्टिव इंटेलिजेंस क्रिएट होती है जो इंडिविजुअली इम्पॉसिबल होती है। प्रैक्टिकल टिप, अपने लाइफ में 3 से 5 ऐसी लोगों को आइडेंटिफाई करो जिनके साथ आप रेगुलरली मिलकर अपने गोल्स, चैलेंजेस और प्रोग्रेस डिस्कस कर सको। ये लोग आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल होने चाहिए या कम से कम अलग एरियाज में एक्सपर्ट होने चाहिए। 10वां प्रिंसिपल, और ये इस बुक का एक कंट्रोवर्शियल लेकिन बहुत इंसाइटफुल चैप्टर है, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। पहले समझते हैं कि ट्रांसम्यूटेशन का मतलब क्या है। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है किसी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी ह्यूमन बॉडी की सबसे पावरफुल एनर्जी है और अगर ये एनर्जी सिर्फ फिजिकल सैटिस्फैक्शन के लिए यूज होती रहे तो ये रिलेटिवली स्पेंट हो जाती है, लेकिन अगर इसे क्रिएटिव, प्रोफेशनल या आर्टिस्टिक परस्यूट्स की तरफ रीडायरेक्ट किया जाए तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है। वो कहते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर ग्रेट अचीवर्स, आर्टिस्ट्स, साइंटिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स में हाई सेक्सुअल एनर्जी थी जो उन्होंने अपने क्रिएटिव वर्क में चैनल की। ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिकली भी बैक्ड है। अराउजल और एक्साइटमेंट के वक्त ब्रेन में डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होती है जो क्रिएटिविटी और फोकस को एनहांस करती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब भी आप इंटेंसली मोटिवेटेड, एक्साइटेड या पैशनेट फील करो, उस एनर्जी को इमीडिएटली अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएटिव या प्रोफेशनल काम में लगाओ। वो एक विंडो होती है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम होता है। 11वां प्रिंसिपल, द सबकॉन्शियस माइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं ये द कनेक्टिंग लिंक है, यानी वो ब्रिज जो आपकी डिजायर्स को रियलिटी से कनेक्ट करता है। सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम करता है। ये वो जगह है जहां आपकी डीपेस्ट बिलीव्स, फियर्स, हैबिट्स और पैटर्न स्टोर्ड हैं और ये बिलीव्स ही डिसाइड करती हैं कि आप लाइफ में क्या अट्रैक्ट करते हो। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को 14 पॉजिटिव इमोशन से फीड करो, जिसमें डिजायर, फेथ, लव, एंथुजियाज्म, होप, रोमांस, सेक्स, प्रॉस्पेरिटी और होप प्रोमिनेंट हैं, और 7 नेगेटिव इमोशन से बचाओ, फियर, जेलसी, हेट्रेड, रिवेंज, ग्रीड, सुपरस्टिशन और एंगर। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वो सब एक्सेप्ट करता है जो आप रिपीटेडली फील करते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों, और फिर वो अकॉर्डिंगली रियलिटी क्रिएट करता है। यही रीजन है कि नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं, अपने थॉट्स गार्ड करो, सिर्फ वो सोचने की कोशिश करो जो आप एक्चुअली चाहते हो, क्योंकि ये थॉट्स इवेंचुअली आपकी रियलिटी बन जाते हैं। 12वां प्रिंसिपल, द ब्रेन। 12वें प्रिंसिपल में नेपोलियन हिल ब्रेन के बारे में बात करते हैं और ये एक बहुत फैसिनेटिंग पर्सपेक्टिव है। वो कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह काम करता है, यानी आपका ब्रेन सिर्फ थॉट्स प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि वो थॉट्स रिसीव भी करता है, एनवायरनमेंट से, दूसरे लोगों से और किसी भी कॉमन कॉन्शियसनेस से जो सब में कनेक्ट करती है।
यही रीजन है कि जब आप एक प्रॉब्लम पर इंटेंस फोकस करते हो तो अचानक दूसरी जगह से सल्यूशन आता है, एक कॉन्वर्सेशन में, एक बुक में, एक ड्रीम में। ये आहा मोमेंट एक्चुअली आपका ब्रेन ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग करता है। इसलिए मास्टरमाइंड ग्रुप इतना पावरफुल है। जब मल्टीपल ब्रेन्स एक कॉमन फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं तो जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस जनरेट होती है वो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। द सिक्स्थ सेंस 13वां और आखिरी प्रिंसिपल है द सिक्स्थ सेंस, और नेपोलियन हिल इसे द एपेक्स ऑफ दिस फिलॉसफी कहते हैं, यानी इस पूरी बुक का हाईएस्ट पॉइंट। सिक्स्थ सेंस कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं है। नेपोलियन हिल इसे डिफाइन करते हैं एज दैट पोर्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड विच हैज बीन रिफर्ड टू एज द क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये वो इंट्यूशन है जो तब डेवलप होती है जब आप पिछले सभी प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हो। एक टाइम आता है जब आपको कॉन्शियस एफर्ट नहीं करना पड़ता, आंसर्स ऑटोमेटिकली आने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज खुद दिखाई देने लगती हैं, डिसीजंस एफर्टलेसली क्लियर होने लगते हैं। नेपोलियन हिल सजेस्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। हर रात सोने से पहले उन 9 लोगों की क्वालिटीज इमेजिन करो जिन्हें आप मोस्ट एडमायर करते हो, हिस्टोरिकल फिगर्स या कंटेम्प्ररी। उनसे इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस करो, उनसे सीखो, वो क्वालिटीज अपने अंदर अब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। वो कहते हैं कि ओवर टाइम ये एक्सरसाइज आपके कैरेक्टर को रीशेप करती है, क्योंकि आप लिटरली अपने ब्रेन को न्यू पैटर्न्स के लिए ट्रेन कर रहे होते हो। और लास्टली, नेपोलियन हिल द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर के बारे में बात करते हैं, और ये शायद इस पूरी बुक की सबसे ग्राउंडिंग और ऑनेस्ट चैप्टर है। वो कहते हैं फियर्स आर नथिंग मोर देन स्टेट्स ऑफ माइंड, और फियर सबसे बड़ी चीज है जो लोगों को उनकी पोटेंशियल से दूर रखती है। 6 बेसिक फियर्स जो नेपोलियन हिल आइडेंटिफाई करते हैं ये हैं। पहला, पॉवर्टी का डर, यानी गरीबी का डर। ये डर लोगों को रिस्क लेने से रोकता है। ये डर उन्हें मीडियोकर जॉब्स में फंसाए रखता है। ये डर उन्हें सेफ चॉइसेस करने पर मजबूर करता है, इवन जब वो चॉइसेस उन्हें आगे नहीं ले जा रही होती। दूसरा, क्रिटिसिज्म का डर, यानी लोग क्या सोचेंगे। ये डर लोगों को अपनी ड्रीम्स पब्लिकली शेयर करने से रोकता है, उन्हें क्रिएटिव रिस्क्स लेने से रोकता है, उन्हें खुद बनने से रोकता है। तीसरा, इल हेल्थ का डर, बीमारी का डर, जो एंग्जाइटी और हाइपोकॉन्ड्रिया के फॉर्म में आता है और प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रॉय करता है। चौथा, लॉस ऑफ लव का डर, किसी से प्यार खो देने का डर, जो जेलसी, पोजेसिवनेस और समटाइम्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। पांचवा, ओल्ड एज का डर, बुढ़ापे का डर, जो लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज मिस कराता है जो उनकी उम्र में उन्होंने ट्राई नहीं की। छठा, डेथ का डर, मौत का डर, जो लोगों को एक्चुअली जीने से रोक देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं इन फियर्स को फेस करो, रिकग्नाइज करो और फिर कॉन्शियसली चूज करो कि इन्हें अपने डिसीजंस गाइड करने मत दो। एक सेल्फ एनालिसिस एक्सरसाइज वो देते हैं, खुद से ये पूछो, क्या मैं अपनी एक्चुअल एबिलिटी से कम काम करता हूं क्योंकि मुझे कुछ खो जाने का डर है? क्या मैं दूसरों की ओपिनियंस की वजह से अपने चॉइसेस लिमिट करता हूं? क्या मैं फेलियर के डर की वजह से नई अपॉर्चुनिटीज ट्राई नहीं करता? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो कंग्रेचुलेशंस, आपने अपनी एक लिमिटिंग बिलीफ आइडेंटिफाई कर ली, और पहचान ही पहला कदम है उसे दूर करने का। दोस्तों, ये थी थिंक एंड ग्रो रिच की कंप्लीट समरी, नेपोलियन हिल के उन टाइमलेस प्रिंसिपल्स की जो उन्होंने 20 सालों की रिसर्च और 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज के बाद कंपाइल की थी। और अगर एक लाइन में इस पूरी बुक का एसेंस बोलूंगा तो वो ये है, योर लाइफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर डोमिनेंट थॉट्स, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सुन लेना काफी नहीं, नॉलेज तब तक वर्थलेस है जब तक वो एक्शन में कन्वर्ट ना हो। तो आज रात एक काम करो, एक पीस ऑफ पेपर लो और अपनी एक स्पेसिफिक बर्निंग डिजायर लिखो। एग्जैक्टली क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, और आप उसके लिए क्या दोगे, और कल सुबह उठ के वो पढ़ना। बस इतना स्टार्ट करो। अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, द रीडर्स बुक को सब्सक्राइब करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें इस बुक की जरूरत है। हम यहाँ लाते रहते हैं आपके लिए दुनिया की बेस्ट बुक्स का एसेंस, क्योंकि रीडिंग इज द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन योरसेल्फ। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो और ग्रो करते रहो। द रीडर्स बुक की तरफ से शुक्रिया।